एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने की एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। कई मुद्दों पर किया गया गहन विचार विमर्श। तेज आंधी तूफान ने प्रशासन की तैयारियों की खोली पोल। तेज बारिश के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे भरा पानी। एक्शन मोड में सीएम रेखा। सीएम ने जेई पंप ऑपरेटर को किया निलंबित। निर्वाचित जिला अध्यक्षों की सूची घोषित। बीजेपी ने की 14 अध्यक्षों की सूची की घोषणा। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को बीजेपी ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया और कई राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया है। इन अनुभवों को सुनना अद्भुत था। पीएम ने लिखा कि उन्होंने हमारे विकास पंथों को गति देने और लोगों तक प्रभावी तरीके से डबल इंजन सरकार के लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, युवा सशक्तिकरण, कृषि प्रौद्योगिकी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत तालमेल बनाने के बारे में भी बात की। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद बताया कि नई दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उनकी भावनाओं, अनुभवों और विकास कार्यों में आने वाली चुनौतियों, उसके समाधान को समझने का भी अवसर मिला है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और विकासशील सोच और समावेशी दृष्टिकोण विकसित राज्य, विकसित भारत की अवधारणा को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या है। देश के कई हिस्सों में वट सावित्री व्रत का त्योहार मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर वट सावित्री व्रत की सभी को शुभकामनाएं दी हैं और यह पावन व्रत माता सावित्री की अटूट निष्ठा, साहस और प्रेम का प्रतीक है, जो नारी शक्ति, धैर्य और समर्पण की दिव्य अभिव्यक्ति है। ईश्वर सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद दे। यह पर्व हर परिवार में प्रेम, विश्वास, एकजुटता को सुदृढ़ करे, यही कामना है। दिल्ली में शनिवार रात आए तेज आंधी तूफान के बाद में प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई है। दरअसल तेज बारिश के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे एक बार फिर पानी भर गया। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक्शन लेते हुए मिंटो ब्रिज के जूनियर इंजीनियर, जेई और पंप ऑपरेटर को निलंबित कर दिया है। सीएम ने समय पर जल निकासी के रखरखाव पर जोर दिया और मानसून के दौरान भविष्य में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए नोडल अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है। दिल्ली जलभराव की समस्या पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सालों से जलभराव होता रहा है, लेकिन इस बार 3 बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने के बावजूद शहर में स्थिति पर काबू पा लिया गया है। 1 घंटे के अंदर ही सभी नालों से पानी की निकासी कर दी गई। इस बार दिल्ली में किया गया गाद निकालने का काम ऐतिहासिक रहा है। जलभराव सालों से हो रहा था, परंतु इतनी अधिक बारिश होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 2 बारिश यहाँ पर हुई है। 3 बारिश, तीनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, आंधी तूफान के साथ आई, फिर भी शहर में स्थिति कंट्रोल की थी। पानी जो था वो समयबद्ध तरीके से घंटे भर में सभी नालियों से निकला। जितनी डीसिल्टिंग इस बार दिल्ली में हुई है, ऐतिहासिक है ये बिल्कुल। हमने 30 लाख मीट्रिक टन
कूड़ा जो है एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और बड़े नालों से निकाला है, जिसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन आप सब ने देखा। लगातार हमने हर नाले की सफाई को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेंस में रखा और इस बार सबसे कम दिल्ली में जल भराव की स्थिति है और भी आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। एक एक जल भराव के पॉइंट का हमने नोडल ऑफिसर बनाया था, जिसकी देखरेख में उस ड्रेन का पूरा वॉच आउट हो रहा है और जहां पे भी कुछ भी कमी पाई जाएगी निश्चित रूप में उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कों पे इस बार जिस तरीके से पहले जल भराव होता था उस तरीके का जल भराव ना हो। देखो नेचुरल कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि आपका एकदम से इतने क्यूबिक मीटर जब बारिश होती है तो वो ड्रेन जो है पानी लेने में थोड़ा समय लगाती है, परंतु पानी खड़ा रहे उसकी वजह से अव्यवस्था फैले, ऐसा सरकार कतई नहीं होने देगी और पूरे जोरों से इस समय दिल्ली की सभी ड्रेन्स पे सफाई का काम चल रहा है। दिल्ली बीजेपी ने नवनिर्वाचित 14 जिला अध्यक्षों की सूची जो है घोषित की है। बता दें कि साथ ही सभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं भी दी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेईई मेन एग्जाम के लिए जारी किए गए स्कोर कार्ड में विसंगति को लेकर दायर याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि एनटीए ने 19 अप्रैल को परिणाम घोषित होने के बाद में अभ्यर्थी द्वारा देरी से आवेदन दाखिल करने के हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया था। अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की गई है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे से लेकर आम लोगों तक जो है जिक्र किया और मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैनिकों द्वारा दिखाए गए पराक्रम की सराहना की, जिसने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। कई दिलचस्प विषयों पर जानकारी साझा की और जिसमें महाराष्ट्र का एक गांव जहां पर पहली बार बस पहुंची, शेरों की बढ़ती आबादी, सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और ड्रोन दीदी शामिल है। प्रधानमंत्री ने शहद उत्पादन और मधुमक्खियों को बचाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है।
बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। साथियों, बस से कहीं आना जाना कितनी सामान्य बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहां के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में छठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को
गर्व से भर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं लायंस, शेरों से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूं। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है। साथियों, आप में से बहुत से लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये एनिमल सेंसस होती कैसे है। ये एक्सरसाइज बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लायन सेंसस 11 जिलों में 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में की गई थी। सेंसस के लिए टीमों ने राउंड द क्लॉक यानी 2400 घंटे इन क्षेत्रों की निगरानी की। इस पूरे अभियान में वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों किए गए। इससे पूरी बारीकी से शेरों की गिनती का काम पूरा हो सका। साथियों, एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गीर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 2-3 दिन पहले ही मैं पहली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गया था। उससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी मनाया था। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहां का सामर्थ्य, वहां का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पैसे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा क्यों न बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर का। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल एंटरप्राइज। अब उनके यहां केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहां जिंदगियां बुनी जाती है। वे लोकल लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। डॉक्टर भूटिया ने सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाए तो वो दुनिया को कितना लुभा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों,
आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी। उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही है। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वे ही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।